नमस्कार दोस्तों, सोनी म्यूजिक ओनली फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संगीत गायन विषय संबंधी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तरों का जो है बात करेंगे। संगीत विषय संबंधी परीक्षाओं में अधिकतर इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। हम आज की इस वीडियो में उन प्रश्नों को आसानी से याद करेंगे, समझेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर होंगे वो हम दो विषयों से रिलेटेड करेंगे। हमारा पहला विषय रहेगा मानव जीवन में संगीत का स्थान, राग की परिभाषा और नियम। इसमें से मानव जीवन में संगीत का जो स्थान है ये कक्षा 6ठी से 8वीं में जो है प्रश्न आ जाता है। बाकी राग की परिभाषा और नियम ये कक्षा 6ठी से लेकर 12th जो कि हरियाणा बोर्ड और SCERT म्यूजिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा बड़ी क्लासों में भी जो है ये प्रश्न जो है आ जाता है। अभी तक जो भी ये प्रश्न उत्तर हम करेंगे इसके बारे में आपको बता दूं। इससे रिलेटेड जो बड़े प्रश्न हैं मैं इसी चैनल पर मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, जिसके बारे में डिटेल में बताया भी हुआ और समझाया भी हुआ है। इसके अलावा जो भी मैटर आपको म्यूजिक में लिखा हुआ अगर चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट साइट पर देख सकते हैं, जिसका जो लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन पे आपको सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा संगीत संबंधी किसी भी प्रश्न उत्तर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आइए इन दो परिभाषाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में समझें, याद करें। सबसे पहला प्रश्न है, मानव जीवन के कण कण में क्या समाया हुआ है? संगीत। कब से संगीत मानव को अनंत शांति व आनंद प्रदान करता आ रहा है? संगीत एक प्राकृतिक जो है देन है। ये अनादिकाल से जो है हमें अनंत शांति व आनंद प्रदान करता आ रहा है। अब संगीत का जीवन से संबंधित बताना है तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 जैसे है कि एक और माँ की ममता भरी मीठी लोरियां शिशु को कौन सा रस आनंद देती है? कौन से रस से? जैसे कई प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस। तो जब माँ ममता भरी लोरियां सुनाती है शिशु को तो बच्चे के लिए वात्सल्य रस पैदा होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, संगीत की प्रेरणा भरी धुनों से किसमें वीरता व उत्साह का संचार होता है? हम जब भी देशभक्ति फिल्म देखते हैं या देशभक्ति कोई गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ जोश भर जाता है। इसी प्रकार जो संगीत की प्रेरणा भरी धुनों से सैनिकों में भी वीरता और उत्साह का संचार होता है। इससे संबंधित वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे पहले डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि संगीत में कुछ विशेष परिभाषाएं, थाट किसे कहते हैं, थाट और राग में क्या अंतर है, राग किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसके जैसे क्रूर जीव भी संगीत की धुन पर अपनी सारी क्रूरता व हिंसकता का त्याग कर देते हैं? तो संगीत है इसका सभी पर जो है असर पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी, जानवरों पर भी। तो जो क्रूर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं या जहरीले होते हैं, संगीत का उन पर भी असर पड़ता है। तो यहाँ जो है सर्प जैसे क्रूर जीव भी संगीत की धुन पर अपनी सारी क्रूरता व हिंसकता त्याग कर देते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पेड़ पौधों के विकास में भी किसने संगीत की ध्वनियों का आश्चर्यजनक प्रभाव देखा है? तो पेड़ पौधों का पर जो संगीत का प्रभाव पड़ता है वो आम आदमी जो है उसको देख नहीं सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च किया है, उन्होंने ये आश्चर्यजनक प्रभाव देखा है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है संगीत। यदि किसी देश में, जैसे हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है, उसको सुनकर जो है सब में एकता, जो राष्ट्र एकता है वो पैदा होती है, तो सिर्फ एक संगीत ऐसा माध्यम है जो राष्ट्र के एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संगीत किस पर आधारित है? तो भारतीय संगीत जो है वो एक रागदारी संगीत है। भारतीय संगीत जो है राग पर आधारित है। राग के बिना भारतीय संगीत कुछ भी नहीं है। तो राग प्रधान होने के कारण ही भारतीय संगीत को कौन सा संगीत भी कहा जाता है? तो ऑफिशियली है कि उसको अगर उस जो राग पे डिपेंड है, राग प्रधान होने के कारण ही, तो उसको रागदारी संगीत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, राग अपने किस समय पर गाया जाता है जिसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ मैं आपको छोटी सा एक उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर हम उसको दोपहर को करें तो खाने में इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो उसी प्रकार अगर राग जो है जो सुबह गाया जाता है उसको सुबह ही सुने या गाएं, उसका आनंद अलग मिलेगा। लेकिन अगर उसी राग को अगर हम शाम को गाएं तो उसमें कुछ फीका लगेगा। तो राग अपने किस समय पर गाया जाता है जिसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, तो वह निश्चित समय पर। तो राग हमेशा निश्चित समय पर ही गाए और बजाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि ऋतुओं में गाए जाने वाले किन रागों के स्वर हृदय पटल पर एक अनूठा प्रभाव छोड़ जाते हैं? तो ये जो ऋतुओं में गाए जाते हैं, जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग, बहार ऋतु में बहार राग और मल्हार ऋतु में मल्हार
राग गाए जाते हैं जिनका अनूठा प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्षा के ऋतुओं में जैसे बारिश आ रही है, तो अगर बारिश वाला कोई अगर राग गाया जाए तो उसका जो है हमें अधिक आनंद प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 12, रागों में किसको रंजित करने की जो अपूर्व शक्ति निहित है? तो रागों को जो है हृदय को रंजित करने की अपूर्व शक्ति है, क्योंकि रागों को सुनने से जो है हमारा मन जो है आनंद में प्रफुल्लित हो जाता है और हृदय जो है उसमें रंजित से भर जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संगीत का प्राण किसे कहते हैं? भारतीय संगीत, जैसे कि आपको पता है कि रागदारी संगीत है, इसको जिसका प्राण है वो है राग। राग को ही भारतीय संगीत का प्राण कहा जाता है। और हमारे संगीत की क्या है? राग जो है हमारे संगीत का क्या है? वो आत्मा। राग के बिना संगीत अधूरा है। प्रश्न नंबर 15, ऐसी ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो तथा मनुष्य के चित्त का रंजन कर सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम राग कहते हैं। ऐसी ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो, तो मनुष्य के चित्त को भी रंजित करती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? राग कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक राग किस से उत्पन्न होता है? जो जितने भी राग हैं वो किसी न किसी थाट से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि राग थाटों पर आश्रित होते हैं। प्रश्न नंबर 17, राग में कम से कम कितने स्वर अवश्य लगने चाहिए? राग में कोई भी राग हो उसमें कम से कम 5 स्वरों का होना बहुत ही आवश्यक है। 5 स्वर से अगर कम हो तो उस राग का निर्माण नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 18, कितने कम स्वरों से राग का निर्माण नहीं हो सकता? 5 से कम स्वरों से राग का निर्माण नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 19, राग में अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग हो सकता है? ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो राग के नियम में आ जाता है। ये सभी राग के नियम है। तो राग में अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 7। तो यहाँ एक विशेष बात बता दूं कि कोई भी राग है उसमें कम से कम 5 स्वर का होना आवश्यक है, अधिक से अधिक 7 स्वरों का। कुछ रागों में 6 स्वर भी लगते हैं। इन्हीं जो रागों में जो स्वर लगते हैं, इन्हीं से रागों की जाति तैयार होती है। यानी कि राग में आरोह अवरोह में जितने जितने स्वर लगेंगे उसी संख्या के अनुसार से उनकी जाति जो है बन जाती है। तो यहाँ मैं आपको अलग से बता दूं कि रागों की जो मुख्य जाति होती है वो 3 होती है, औडव, षाडव और संपूर्ण। आगे इनके जो है 3-3 उप जातियां हो जाती हैं। जैसे किसी राग में आरोह में जो है 5 स्वर लगे हैं और जो अवरोह में है 6 स्वर लगे हैं, तो उसकी जाति औडव षाडव हो जाएगी। यानी कि औडव का मतलब है किसी राग में के आरोह में 5 स्वर का प्रयोग, और षाडव का मतलब है किसी राग के आरोह या अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग होना, और संपूर्ण जाति में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो अगर किसी राग में आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर है तो उसकी जाति औडव औडव होगी, और अगर 6-6 स्वर है तो षाडव षाडव होगी, और अगर 7-7 स्वर है तो उसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होगी। इसी प्रकार यदि उसके आरोह में 5 स्वर तो आरोह में है, लेकिन उसके अवरोह में 6 स्वर है तो उसकी जाति औडव षाडव होगी। आरोह के जितने स्वर होंगे उसकी उसी हिसाब से जाति लिखी जाती है, और हमेशा सबसे पहले आरोह के स्वर के बारे में ही बताया जाता है कि इसकी जाति क्या होगी। तो इस प्रकार रागों का हमें कम और ज्यादा स्वरों का भी पता लग गया है और जाति के बारे में ज्ञान हो गया है। प्रश्न नंबर 20, राग में किसी स्वर के कौन से 2 रूप एक साथ लगाने का नियम नहीं है? तो कोई भी राग हो उसके जो जब हम गाते हैं या बजाते हैं उसके अंदर शुद्ध, कोमल या तीव्र स्वर एक साथ लगाने का नियम नहीं है। जैसे मान लो रे कोमल उस राग में प्रयोग होता है तो उसके साथ रे शुद्ध का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये एक ही स्वर के दो रूप होते हैं, वो एक साथ नहीं लग सकते। और जैसे कोमल स्वर लग गया, जैसे गा कोमल लगा तो उसके साथ गा शुद्ध नहीं लगेगा। मान लो तीव्र माँ लगा है तो शुद्ध माँ का प्रयोग नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। मतलब कि 2 स्वरों का प्रयोग हो सकता है, शुद्ध माँ का भी प्रयोग उस राग में हो सकता है और तीव्र माँ का भी, लेकिन एक ही टाइम में नहीं हो सकता कि जैसे मान लो पहले शुद्ध माँ गा दिया, साथ के साथ शुद्ध के बाद माँ तीव्र लगा दिया। थोड़ा सा बीच में गैप हो सकता है। माँ तीव्र के बाद पा या धा लगाते हुए वापस आते हुए माँ शुद्ध का प्रयोग हो सकता है, या माँ शुद्ध के बाद पा धा नी सा स्वर लगाते हुए वापस आते वक्त माँ तीव्र का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों स्वरों का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 21 है, राग में कौन सा स्वर ऐसा है जो किसी भी राग में वर्जित नहीं होता? तो कोई भी राग है उसमें बाकी सभी स्वर वर्जित हो सकते हैं सिवाय सा स्वर के, जिसे हम षड्ज कहते हैं। हर राग में सा स्वर का होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न नंबर 22 जो है, प्रत्येक राग का आधार स्वर होता है। तो आधार स्वर का मतलब है कि वो स्वर उसके अंदर जो है प्रयोग होगा ही होगा, तो वो है सा स्वर। इसी का प्रश्न नंबर 23, किसी भी राग में कौन से स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते? तो किसी भी राग में मा और पा स्वर कभी भी एक साथ वर्जित नहीं होते। यानी कि ऐसा कोई भी राग नहीं है जिसके अंदर मा और पा दोनों एक साथ हट जाए। अगर मा स्वर उस राग में प्रयोग नहीं हो रहा तो उसकी जगह पा स्वर का प्रयोग होगा,
और अगर पा स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा तो उसके स्थान पर मा स्वर अवश्य उस राग में लगाया जाएगा। दोनों एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। आप इसके अलावा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो है हारमोनियम पे सीखने के लिए भी जो वीडियो है इसी यूट्यूब के लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख के कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, किसी राग में पंचम स्वर वर्जित होगा तो उसमें किस स्वर का प्रयोग अवश्य किया जाएगा? मध्यम स्वर का शुद्ध या तीव्र रूप में। तो अगर पा स्वर अगर किसी राग में नहीं है तो उसके स्थान पर या तो शुद्ध मा लगेगा या फिर तीव्र मा का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 25 है, किसी राग में यदि मध्यम स्वर वर्जित होगा तो किस स्वर का प्रयोग अवश्य होगा? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मध्यम स्वर अगर प्रयोग नहीं होता तो उसके स्थान पर पंचम स्वर का प्रयोग अवश्य होगा। प्रश्न नंबर 26 है, राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो राग भूपाली में मध्यम मा जो है वो वर्जित है। वर्जित मतलब उस राग में वो स्वर नहीं प्रयोग होता। प्रश्न नंबर 27 है, किसके बिना राग का स्वरूप व चलन निश्चित नहीं हो सकता? तो राग में वाद्य और संवादी स्वर के बिना किसी भी राग का जो स्वरूप और चलन निश्चित नहीं हो सकता। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी भी राग में वाद्य और संवादी स्वर का होना बहुत आवश्यक है। वाद्य जो होता है उसका अर्थ होता है कि उस राग में सब ऐसा कौन सा स्वर जो सबसे अधिक बार का प्रयोग होता है, जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग हो उसको वादी स्वर कहते हैं, और वादी स्वर से कम समय में जो कम प्रयोग हो उसको संवादी स्वर कहते हैं। और इसके अलावा वाद्य और संवादी के अलावा जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं किसी राग में वो होते हैं अनुवादी स्वर। और ऐसे स्वर जो उस राग में प्रयोग नहीं किए जाते लेकिन फिर भी कभी कभी लगा दिए जाते हैं रागों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं विवादी स्वर। तो यहाँ हमने क्वेश्चन किया कि किसके बिना राग का समरूप व चलन निश्चित नहीं हो सकता, तो वो है वादी और संवादी स्वर के बिना। वादी संवादी स्वर से ही राग का क्या निश्चित होता है? यहाँ हमने पहले पढ़ा कि उसका जो है स्वरूप और चलन निश्चित नहीं हो सकता। और यहाँ एक और बात है कि गायन वादन समय, यानी किसी राग का अगर कोई गायन गाने का जो समय है वो भी वाद्य और संवादी स्वर के बिना निश्चित नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 29 है, प्रत्येक राग की रचना सप्तक के शुद्ध तथा विकृत कितने स्वरों में से स्वर चुनकर की जाती है? प्रत्येक राग की रचना सप्तक के शुद्ध तथा विकृत कितने स्वरों में से चुनकर की जाती है? किसी भी थाट या राग को बनाने के लिए हमें 12 स्वरों में से कुछ स्वर को चुनकर बनाना पड़ता है। तो 12 स्वर आपको पता है कि 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है। इन्हीं में से कुछ स्वरों को चुनकर थाट और रागों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, यदि राग में निश्चित स्वरों के अलावा अन्य स्वरों का प्रयोग हो जाए तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? राग का स्वरूप बिगड़ जाता है। यदि किसी राग में मान लो मा स्वर का प्रयोग नहीं होता कि और हम जो है जानबूझकर मा स्वर का प्रयोग कर दें तो उससे राग का स्वरूप बिगड़ भी जाता है। ऐसे स्वरों को हम विवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर है वो कभी कभी जो है यूजफुल होते हैं, जिसके लगाने से जो राग में सुंदरता बढ़ भी जाती है। लेकिन अगर सही ज्ञान ना हो संगीत का तो अगर हम कोई अलग सा स्वर लगा दे तो उससे राग का जो स्वरूप है बिगड़ जाता है। इसी प्रकार जो है आप पार्ट 8.1 जो है हाउ कैन मेक राग विद रूल्स इन इंडियन म्यूजिक से संबंधित बड़े क्वेश्चन जो है आप इसी यूट्यूब चैनल के जो अन्य वीडियोस में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो में दे दूंगा। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किए हैं वो इन्हीं के आधारित है। आप ये जो अभी हमने मैटर किया इसको इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं, जो कि मैंने ब्लॉग स्पॉट पे ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं एडवांस में। आप वहाँ से इसको देखकर याद कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो म्यूजिक इंग्लिश मीडियम में करते हैं और संगीत की परीक्षाओं में आसानी से पास हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर म्यूजिक में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आता या आप कुछ और जानना चाहते हैं संगीत विषय के बारे में, तो आप मुझे इसी चैनल पर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। संगीत विषय संबंधी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप मुझे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उससे संबंधित आपको नई नई वीडियो भेजता रहूं। सोनी म्यूजिक ओनली फॉर यू चैनल पर आपके आने से जो मुझे इतना प्यार मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अधिक वीडियो देखने के लिए जो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको एडवांस में मिलता रहे। थैंक